नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय और विनीता दोनों एक कमरे में होते हैं, जहाँ विनय उसकी तरफ पीठ कर कर घूमा रहता है, लेकिन सामने ऐनक होता है जहाँ वो विनीता की पीठ देख रहा होता है, उसे कपड़े बदलते देख रहा होता है, लेकिन साथ में बातें भी कर रहा होता है। वो कहता है कि बताओ, तुम शादी के मंडप में इतनी खुश क्यों थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारी माँ की बात याद कर खुश हो गई थी। जिस पर वो कहता है कि मेरी माँ ने तुमसे क्या कहा था। जिस पर विनीता कहती है, तुम्हें याद है जब तुम्हारी माँ और चाची तुम्हें हरे फ़ोन से मुझे कॉल किया था। हाँ, मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि शादी के 1 साल बाद तक तुम घर पे रहोगी। हाँ, और फिर बहुत सारी बातें होने के बाद फ़ोन रख दिया गया था। फिर तुमने मुझे कॉल किया, फिर तुमने मुझे समझाया, बताया, पर तुम्हारी बातों से ऐसी कोई बात समझ ही नहीं आई मुझे। बल्कि मैं सोच में पड़ गई, क्या शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शादी से पहले की मेरी जो ज़िंदगी है, इसमें ज़्यादा सुकून है। शादी के बाद की ज़िंदगी के बारे में कल्पना करके भी मुझे डर लगने लगा। क्योंकि मानती हूँ कि मुझे परिवार मिलेगा, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन इन सब के अलावा मुझे कुछ बंदिशों में रहना पड़ेगा। वो बंदिशें जो मुझे अभी अकेले रहने पर जिनका मुझे सामना नहीं करना पड़ता। जैसे कपड़े के लेकर के कपड़ों को लेके कौन रोक टोक करता है। वो ज़माना गया। नहीं, मैं उन कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कंफर्टेबल रहने की बात कर रही हूँ। कंफर्टेबल तो तुम अभी क्या कौन से अनकंफर्टेबल में थी। तुम खुद ही देखो, क्या मैं अनकंफर्टेबल नहीं थी। देखो, वो तो एक दिन की बात है ना। और हर लड़की को लहंगा पहनना पसंद है। वो कुछ घंटों के लिए अनकंफर्टेबल कपड़े तो पहनती ही हैं। ज़रूरी नहीं कि हर लड़की को अनकंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद हो। कुछ लड़कियां अपनी खुशी से पहनती हैं और कुछ लड़कियों को पहनाया जाता है ताकि वो दुनिया के सामने आ सके, दिखावा कर सके। मुझे दिखावा नहीं करना था। ये सोचकर मुझे थोड़ा डर लगा शादी से, क्योंकि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती जिसमें मैं कंफर्टेबल ना रहूं, जिसमें मैं खुल के सांस ना ले सकूं। तुम खुद ही सोचो ना, मैं कहाँ कंफर्टेबली कपड़े पहनती थी जब मैं तुम्हारे साथ रहती थी। पर खैर, तुम्हारे साथ थी तब भी मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल कपड़े पहनती थी। क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल थी? काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक का क्या मतलब है? मतलब तुम मेरे साथ कभी कंफर्टेबल नहीं थी, ऐसा नहीं है। मैंने कहा तो काफ़ी हद तक। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसे पहनने की ज़रूरत तो है, पर ज़रूरी नहीं है। क्या मतलब? मतलब मतलब अगर समझाना चाहूँ तो क्या तुम समझ पाओगे? मतलब समझाओगी? हाँ, मैं समझना चाहता हूँ। क्या तुम समझाओगी? तो सुनो, तुम तुम्हें पता है ना कि छोड़ो, मैं नहीं कह सकती। अरे तुम ऐसे झिझक क्यों रही हो? मैं जानता हूँ लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल उसके अंडर आर्म्स होते, क्या कहते हैं उसे उसे क्या कहते हैं जो जो लड़कियाँ पहनती है। मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है उसे अंडरगारमेंट कहते हैं। ठीक है, तुम गलत कह रहे थे। हाँ, जो भी हो, मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता होगा, तो इसमें क्या हो गया।
इसमें ये है कि जब मैं सिंगल रहती थी तो मुझे अंडरगारमेंट पहनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं अपने अंदर के कपड़े मेरी मर्ज़ी होती थी पहनना या ना पहनना, क्योंकि मैं उस वक्त अकेली रहती थी। पर अब फैमिली के बीच रहूँगी तो ऑफकोर्सली मुझे उसे यूज़ करना होगा और बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है कई बार। तो तुम कंफर्टेबल ख़रीद सकती हो ना, उसमें तो अभी वैरायटी ऑफ आ चुके हैं। हाँ है तो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको कंफर्टेबल फील कराए। तो तुम कहना क्या चाहती हो? तो यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं जो चीज़ हमें सुकून पहुँचाए वो कंफर्ट भी पहुँचाए। समझ आई बात? अरे ठीक है, लेकिन मेरे सवाल से क्या मतलब है कि मतलब मैंने तुमसे पूछा कि माँ ने तुमसे क्या कहा था जिस वजह से तुम इतनी स्माइल कर रही थी। माँ ने बस यही कहा था कि हम किसकी खुशी के लिए क्या करते हैं ये ज़रूरी है। हम खुद के लिए क्या फ़ैसले लेते हैं और अपनों के लिए क्या, ये डिसाइड करता है। तुम क्या चाहती हो ये तुम्हें तय करना है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि खुशी चाहे किसी के साथ भी रहकर मिले, खुद के साथ या किसी और के साथ, मायने ये रखता है कि तुम ऑनेस्टली उस इंसान के साथ हो या नहीं, वो इंसान तुम्हारे साथ ऑनेस्ट है या नहीं। चाहे तुम खुद के साथ रहो या किसी और के साथ। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो वो मेरे साथ रहेंगी, और मुझे ये अच्छा लगा। तो मैं भी तो तुम्हारे साथ रहूँगा ना हमेशा। कुछ चीज़ों में तुम्हें पता ही नहीं क्या, मतलब अभी जो मैंने तुमसे कहा तुम्हें उस बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ तो मैं सीख जाऊँगा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सीखूँगा, तुम्हारे कपड़ों के बारे में, तुम्हारे मतलब तुम्हारे और भी कुछ, मतलब मुझे पता है तुम उसे सच में तुम क्या खुल के बोल भी नहीं सकते इस बारे में। देखो हम जहाँ से आए हैं हमें इस बारे में खुल के बोलना सिखाया ही नहीं गया है। हम चाह कर भी बोल नहीं पाते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें पता नहीं होता। हम जानते हैं। किस बारे में जानते हो? पीरियड्स के बारे में जानते हो? हमें जानता हूँ, और ऑफकोर्सली मैंने तुम्हारा ख्याल तो रखा ही था उस टाइम पे। वो तो मुझे याद है, लेकिन फिर भी, हाँ तो फिर भी क्या, कुछ नहीं। वैसे मैंने सुना तुम जाने वाले हो। हाँ मेरे सब एक्चुअली मेरे बैंक से मुझसे कहा गया है कि मुझे दूसरे ब्रांच में जाना होगा, और इस बार मुझे अमेरिका के ब्रांच में जाना है। अमेरिका? नहीं, तुमने तो कहीं और बोला था। तुम्हें पता है? हाँ हाँ मैंने कुछ और तो बोला था, तुम्हें याद है ना? हाँ तुमने न्यूज़ीलैंड कहा था। हाँ न्यूज़ीलैंड, पर इसके अलावा एक और जगह है। कौन सी? स्पेन। तुम्हें 2 जगह से ऑफ़र आया है? सच कहूँ तो मुझे बहुत टाइम तक रहना है, इसलिए मुझे दोनों जगह जाना पड़ेगा। एक बार न्यूज़ीलैंड, एक बार स्पेन, और मुझे दोनों की ब्रांचेस को देखना पड़ेगा कि वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, वहाँ पे स्टाफ को दिक्कत तो नहीं हो रही है, या कस्टमर इतने कम क्यों हो रहे हैं। सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेगी, और फिर जाके मैं यहाँ वापस आ सकता हूँ। तो तुम मुझे यहाँ कितने टाइम के लिए छोड़कर जाने वाले हो?
मैं कोशिश कर सकता हूँ 1 साल के अंदर सारे काम निपटाने की, पर हो सकता है ये 2 साल या 3 साल या 5 साल भी हो सकते हैं। देखा जाए कि कितना टाइम लगता है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा इसे बहुत कम टाइम में ख़त्म करने के लिए। देखो, मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि तुम बाहर जा रहे हो, पर मैं शादी के बाद ऐसे इस तरह से तुम्हारे घर में, हालांकि ये रह सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी माँ है ना। तुम्हें मेरी माँ बहुत पसंद आई है। तभी दरवाजे पे नॉक होने की आवाज़ आती है। तभी विनय आवाज़ देने वाला आता है, कौन है। तभी विनीता दौड़कर उसके मुंह पे हाथ रखती है और कहती है, हाँ कौन है। जिस पर उधर से उसकी चाची बोलती है, विदाई का समय हो गया है। ओह अच्छा ठीक है चाची, आ रही हूँ। उस वक्त वो साड़ी की प्लेटिंग कर रही होती है। जब वो साड़ी की प्लेटिंग कर ही रही होती है, तभी उसकी चाची आई होती है। तो उसका पल्लू तो बना हुआ नहीं रहता है, तो उसकी साड़ी नीचे ही रहती है। फिर वह उसे देखता रहता है और उसकी कमर में हाथ देता है और कहता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। विनीता कहती है, फ्लर्ट करना बंद करो और बाहर जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। तुम्हें प्लेटिंग करनी भी आती है? हाँ, मैंने देखा है मेरी माँ को प्लेटिंग करते हुए, बचपन में देखा था। कैसे किया जाता है मुझे पता है। अच्छा, वैसे तुम्हें इतनी अच्छी साड़ी पहनने कैसे आ गई? तुम तो कभी साड़ी नहीं पहनती थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसे आती है? तुमने सीखी है? नहीं, देखी है। अच्छा। दोनों हंसने लगते हैं और उसके बाद फिर विनय पल्लू बनाने लगता है, प्लेटिंग करने लगता है पल्लू का। तो वो बना रहा होता है, विनीता उसे देखती है। विनय उसे कहता है, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, अपने पति को देख रही हूँ। अच्छा, क्या मैं पास आ जाऊँ? नहीं, दूर से ही करो। वैसे इसे कंप्लीट करने में मज़ा आ रहा है। अब तो पास आना ही पड़ेगा पिन करने के लिए। मैं खुद कर सकती हूँ, क्या है ना, पीछे तुम्हारा हाथ नहीं पहुँचेगा। क्या मैं लगा दूँ? पिन वहाँ है, लेकर तो आओ। फिर वो उसके कंधे पे प्लेटिंग रखता है और उसे पकड़ा कर जाता है, पिन लेकर आता है और फिर पिन करता है। और पिन करने के बाद वो उसके शोल्डर पे किस करते हुए, बहुत सुंदर लग रही हो, थैंक यू, ये कहकर वो बेडरूम से बाहर निकल जाता है। विनीता भी उसके बाद अपनी साड़ी को ठीक से सेट करके पूरी तरीके से आती है। बाहर में जैसे वो भी निकलती है, देखती है कि उसके भाई खड़े हैं और विनय पीछे खड़ा है। विनीता कहती है, क्या है? कुछ नहीं, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम अपने हस्बैंड को अंदर लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा नहीं है तो कैसा है? हाँ, काफ़ी देर से तुम लोग अंदर थे। भैया, सॉरी, मतलब तुम लोग मेरे भैया नहीं हो, भाई हो। तो तुम लोग मुझे परेशान मत करो, समझे? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, समझ आई बात? हाँ तो क्या हो गया? डांटने का हक तो मिल गया, इसका ये मतलब तो नहीं है ना बड़ी होने की वजह से कि तुम मुझे ऐसे डांटो। हम थोड़ा छेड़ नहीं सकते तुम्हें? नहीं, अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, तब तो हम अपने जीजा जी को छेड़ेंगे। क्यों जीजा जी, अंदर क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, मैंने कहा तो तुम लोगों को कब से कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो बस बातचीत की। अच्छा, ऐसी कौन सी बातचीत है जो आप अपने घर जाकर नहीं कर सकते थे? अरे बस ऐसे ही
बात करना था तो मैंने कर लिया। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो, देखो फिर नीचे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। फिर विनय मौका देखते ही उनसे हाथ छुड़ाकर भाग लेता है। विनीता रोआ भी झाड़ कर निकल जाती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। दोनों नीचे आए ही होते हैं कि तभी उसकी चाची कहती है, तुमने अपना इथी कहाँ रखा है, चुनरी कहाँ रखा है, वो सब भी तुम्हें लेकर जाना है। तो वो कहती है, अच्छा वो सब भी लेना है। फिर वो कहती है कि भाई से मंगा देती हूँ, 1 मिनट। नहीं, तुम जाओ अपने कमरे में, चुनरी को सर पे अच्छे से पिन अप करो, उसमें जो गांठें बांधी हुई है, जो तुम्हारा गठबंधन है, उसे हाथ में लो, सिंदूर किया लो, फिर उसे लेकर नीचे आओ। कोई और तुम्हारा कोई भी सामान नहीं छुएगा। वो सब तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मायने होने चाहिए। ठीक है चाची, मैं लेकर आती हूँ। फिर वो लेकर आती है। तभी उसकी चाची फिर उसका अच्छे से घूंघट को ढकती है, उसके लिलार को, और कहती है कि सिंदूर नहीं दिखना चाहिए, लिलार ढक के रखना। ठीक है। फिर वो सिंदूर को ढकते हुए एकदम बाहर लेकर जाती है। फिर विदाई की जितनी रस्में होती है, चावल छींटने की सारी चीज़ें हो रही होती है। और उस वक्त विनीता सच में थोड़ी अपसेट हो जाती है और थोड़ा रोने लगती है। विनय भी समझ नहीं पाता है कि थोड़ी देर पहले हंस रही थी, अभी अचानक से ही रो कैसे सकती है। लेकिन फिर भी वो उसके हाथ में अपना हाथ देता है और कहता है, शांत रहो, सब ठीक है, तुम यहाँ लौट कर आ सकती हो दोबारा। उसकी चाची भी उसे कहती है, देखो घर अगर तुम्हारा मन ना लगे वहाँ, तो यहाँ आ सकती हो, लेकिन हाँ कोशिश करना कि अपने परिवार को समझने की। उसकी चाची ये सारी बातें कह रही होती है और उधर उसके दोनों भाई भैं भैं करके रोना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें देखकर कहती है, तुम लोग क्यों रो रहे हो, तुम लोग तो हमेशा ऐसा चाहते थे कि मैं चली जाऊँ। बचपन में भी चली गई थी तो तुम लोग पार्टी कर रहे थे, बिरयानी खा रहे थे, अब क्यों रो रहे हो। अभी भी जा रही हूँ तो तुम लोग तो खुश होने चाहिए, तुम जाओ खुश रहो। तभी उसके दोनों भाई उसे गले लगकर और ज़्यादा रोने लगते हैं। कहते हैं, दीदी माफ़ कर दो, हम पार्टी नहीं कर रहे थे, बस हमने ऐसा शो ऑफ किया कि हम आपके बिना खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम बहुत दुखी थे, हमें बहुत रोना आ रहा था, लेकिन हम क्या करते, आपको जलाने के लिए ऐसा किया था ताकि आप घर जल्दी आ जाओ, लेकिन आप आए ही नहीं। आपका तो गुस्सा हमसे भी ज़्यादा है, आप आती नहीं थी। मुझे पता है कितना बुरा लगता था, मैं जानता था कि वहाँ पे आपको अच्छा खाना नहीं मिलता होगा, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता था कि देखिए यहाँ कितना अच्छा अच्छा खाना है, आपको लौट कर आ जाना चाहिए, लेकिन आप आती ही नहीं थी, उल्टा वहीं रहती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था आपको उस तरह से देखकर, लेकिन क्या करता। हम दोनों भाई तो बस इतना चाहते थे कि आप खाने की शक्ल देखकर जल भून कर यहाँ आ जाए, लेकिन आप आ ही नहीं रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा था। अभी भी आप आई हैं तो 2 दिन में जा रही हैं, मुझे कितना बुरा लग रहा है दीदी। आप क्यों ऐसे करती हैं हमेशा, आप हमेशा आती हैं और चली जाती हैं, क्या हमारे साथ आपको रहना पसंद नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो। उसकी चाची कान पकड़ के उन लोग को खींचते हुए विनीता से दूर करती है और कहती है, खबरदार जो उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया तो, वो बेचारी ऐसे ही रो रही है, तुम दोनों मिलके उसे और रुला रहे हो। तुम्हारी बहन की विदाई हो रही है, तुम ऐसे कहोगे उसे। आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी मम्मी। उसे विदाई के वक्त इतना रुलाओगे, वो अभी बेहोश हो गई तो क्या करोगे तुम लोग। तो हम जाने नहीं देंगे अपनी दीदी को, उसका ख्याल रखेंगे, वो होश में आएगी तब जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। तुम दोनों भाई ना एक जैसे हो, चुपचाप रहो। क्या मम्मी,
आपके दिल सीने में दिल नहीं है तो क्या हमारे सीने में भी दिल ना हो? क्या बक रहे हो तुम लोग? खींच के ला